बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, आज अपने प्रोग्राम में एक अहम मसले के ऊपर बात करेंगे। मैं जिक्र कर रहा हूं इंडस वाटर ट्रीटी का। पहले हमने सुना कि भारत ने इसको यकतरफ़ा तौर पे कैंसिल कर दिया है, कहा हेल्ड इन अबायंस है और भारत इसमें से निकल गया है। और ये ट्रीटी जिसमें यकतरफ़ा तौर पे निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था, उसमें से भारत ने निकलने का दावा भी किया। और उसके बाद हमें पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रोकर किया 1960 में वर्ल्ड बैंक ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान। और ये एक ऐसा मुआहदा है जिसके अंदर जब तक तमाम फ़रीक़ैन मौजूद ना हो, इसके अंदर कोई रद्द बदल नहीं किया जा सकता, इसमें से निकला नहीं जा सकता, किसी नए मुआहदे की तरफ जाया नहीं जा सकता। इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में भी भारत ने यकतरफ़ा तौर पे पाकिस्तान पे पहले इल्ज़ाम लगाया कि दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, जिन इल्ज़ामात को भारत साबित भी नहीं कर सका और जग हसाई भी हुई उसकी। इंटरनेशनली भी भारत को काफ़ी प्रेशर का सामना करना पड़ा, लेकिन ढटाई तो भारत की मशहूर है, तो वो अपनी बात पे कायम रहे। अब जो नया इसके अंदर ट्रेंड हम देख रहे हैं, जो मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडिस्ट भी और भारत का मीडिया भी प्रमोट कर रहा है, वो ट्रेंड ये है कि द ट्रीटी इज़ डेड। डेड का मतलब ये कि ये ट्रीटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और पाकिस्तान के लिए जो लॉजिक इंडिया की तरफ से आ रही है, वो लॉजिक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960 में होने वाला ये पानी का मुआहदा अब एग्जिस्ट नहीं करता, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि भारत की पानी की नीड्स इन तमाम सालों में चेंज हो चुकी हैं। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान कासर जो वेस्टर्न रिवर्स का पानी है, उसको अपने हक में ठीक तरह इस्तेमाल करने से, यानी पाकिस्तान ने डैम भी नहीं बनाए, अपना नहरी निज़ाम भी पुराना ही रखा, वाटर की जो ज़ाया होना है, पानी का ज़ाया होना है, वो पाकिस्तान की तरफ से होता रहा और पाकिस्तान नाकाम रहा उस पानी को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करने में। तो एक वजह ये हो गई। और उसके बाद आखिरी वजह भारत ये बताता है कि पाकिस्तान के साथ एक नया मुआहदा शायद हो सके अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म कर दे तो अब इंडस वाटर ट्रीटी का प्रेजेंट स्टेटस इन द आइज़ ऑफ द इंडियंस ये है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसकी कानून में कितनी गुंजाइश है, इंडस वाटर ट्रीटी का ही जिक्र बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि यह मुआहदा अकेला कोई मुल्क ख़त्म नहीं कर सकता। इसके ऊपर अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में यूएस और ईरान की बात करेंगे। कांग्रेस के अंदर एक वोटिंग हुई जिसके अंदर 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स बजट का जो है डिफेंस बजट यूएसए का, उसके हुजम को बढ़ा दिया गया, तजवीज़ पेश की गई और साथ ही ये भी कह दिया गया कि इसको ज़म कर दिया जाए, इंज़माम कर दिया जाए यूएस फोर्सेस का इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ। और ये जो इंज़माम है, इसके ऊपर सेनेटर बर्नी सैंडर्स और टॉमस मैसी जो हैं, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ये इंज़माम जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसमें तमाम की तमाम डिफेंस डिपार्टमेंट्स इंक्लूडेड होंगे, एआई भी इंक्लूडेड होगा और ये चीज़ नेतन्याहू के एजेंडे को प्रमोट करती है, अमेरिका के एजेंडे को प्रमोट नहीं करती, अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कुछ बात करेंगे हुसीज़ की, जिन्होंने केएसए को धमकी दी है, जवाब में केएसए ने भी ईरान को और हुसीज़ को अपनी आइंदा हिकमत अमली का इशारा भी दे दिया है। साथ ही पाकिस्तान ने एक बड़ी स्टर्न वार्निंग भी इशू कर दी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी हुई है। रीइटरेट किया पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व और अपनी कंपल्शन जो डिफेंस पैक्ट के तनाजुर में पाकिस्तान के ऊपर आयद होती है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में पानी पे बात करने के लिए हमें डॉक्टर ज़ैनब नईम जो वाटर एक्सपर्ट हैं वो ज्वाइन करेंगी और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एम्बेसडर रिटायर्ड मियाँ सनाउल्लाह साहब, उनके साथ होंगे मेजर जनरल मोहम्मद समरेज़ सालिक और डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर ज़ैनब, हम जानते हैं कि सिंध तास मुआहदा जो 1960 में हुआ, 3 फ़रीक़ैन थे, इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक, उसके अंदर किसी भी किस्म की ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि यकतरफ़ा तौर पे उसको मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन फिर भी भारत ने ऐसा किया, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया और अब एक नई लाइन भारत के मीडिया ने और भारत की जो गवर्नमेंट है उसने ले ली है और वो ये कह रहे हैं कि ये मुआहदा अब डेड हो गया है। और डेड मुआहदा इसको वो जो ट्रांसलेट कर रहे हैं वो इस तरह कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान
और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती और अब एक नया मुआहदा होगा और वो तब होगा जब पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद कर देगा। तो आप इस पूरे मामले को किस तरह देखती हैं? देखिए, पहली बात ये कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें कोई ट्रीटी जी। में शिक मौजूद नहीं है जिसके जरिए कोई भी एक पार्टी जो है वो इस ट्रीटी को सस्पेंड कर सके या मअतल कर सके। दूसरी बात, जो वियना कन्वेंशन के जो लॉज हैं, लॉ ऑफ ट्रीटी, उसके तहत जी। भी कोई भी मुआहदा जब दो ममालिक में या तीन ममालिक के बीच में हो तो वो कोई एक मुल्क उसको तोड़ नहीं सकता। तो ये तो लीगली इंडिया ये हरकत कर ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जहां जी। तक बात है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करे, तो देखिए, पाकिस्तान में आबी जारियत इंडिया कर रहा है। एक अपर राइपेरियन होने के दुरुस्त। कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के पानी पे उसने डैम्स बना लिए और अब चनाब बेसिन पे चनाब ब्यास लिंक कैनाल बना के वो टोटली जो हमारा 100% जिस पे राइट है, जिस दरिया पे, वहां से पानी डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये दहशतगर्दी तो इंडिया कर रहा है, इसमें पाकिस्तान तो सफर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री हैं। जहां तक अदरवाइज भी बात है तो भी इंटरनेशनली पाकिस्तान दुनिया को बहुत सबूत दे चुका है कि पाकिस्तान का इस हवाले से दहशतगर्दी में कोई किरदार नहीं है। पिछले साल भी जो जंग हुई थी, पाकिस्तान ने शुरुआत नहीं की थी। आबी जारियत के बाद पाकिस्तान इंडिया ने ही शुरुआत की थी और पाकिस्तान ने जवाब दिया था। और हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट दिखाते रहे, लेकिन पानी हमारी लाइफलाइन है और पानी पे कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता। अभी भी हम तो डिप्लोमेटिकली चलना चाह रहे हैं, डिप्लोमेसी ही कर रहे हैं। हम लोग हालांकि सफर कर रहे हैं। सैलाब उनकी वजह से हमारे मुल्क में आ रहा है। सलाल डैम जी। का पानी छोड़ने से देखें चनाब किस तरह से भरा है और अब पानी मुसलसल बह रहा है और हमारे लोग जो हैं एग्रीकल्चरल लैंड सब अफेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले साल हुआ। तो इसमें पाकिस्तान इसमें अफेक्टी है, पाकिस्तान ने अफेक्ट नहीं किया। तो ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है और पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली दुनिया को बावर भी करवाया है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और अगर इंडिया ये मिसाल कायम कर देता है कि वो पानी रोक सकता है, तो दुनिया में और भी बहुत से खित्ते हैं जो पानी शेयर करते हैं, जिसमें इजराइल, उर्दन भी हैं। डॉक्टर साहबा, ये जो नई भारत ने एक लाइन ली है उसके मुताबिक उन्होंने बड़ी मजाका खेज किस्म की भी बातें हैं वो सामने लेके आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स का पानी ठीक तरह इस्तेमाल नहीं कर पाया जब से उसको एलोकेट हुआ है, ये जो 3 दरिया जिनका 80% पानी पाकिस्तान ने इस्तेमाल करना था तो ठीक तरह इस्तेमाल नहीं किया। सूबे आपस में पानी पे लड़ते हैं, सिस्टम नहरी निज़ाम जो है बड़ा पुराना है, उसमें पानी बड़ा ज़ाया हो जाता है। तो भारत को ये भी एतराज़ है कि पाकिस्तान अपने हिस्से का पानी किस तरह इस्तेमाल करता है। ज़रा इंडस वाटर ट्रीटी के तनाजुर में फरमा दीजिए, ये भारत का कंसर्न है या ये पाकिस्तान का कंसर्न है कि अपने हिस्से का पानी किस तरह इस्तेमाल करें? बिल्कुल नहीं, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान देखें, हमारे अपने गवर्नेंस जी। के जो भी चैलेंजेस हैं उससे इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। हमारे सूबों के आपस में जो भी मसाइल है उसके लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनी हुई है, बाकी इदारे हैं। और पिछले साल भी जब सूबों के आपस में इख्तलाफात थे तो सीसीआई की मीटिंग जी। जंग लगने से पहले हो रही थी और वो इख्तलाफात उसमें बातचीत चल रही थी। तो ऐसा ये हमारे अंदरूनी मामला है। ट्रीटी में कहीं ये नहीं लिखा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की वजह से उनका पानी रोक देगा, ये पाकिस्तान की मिसगवर्नेंस की वजह से पानी रोक देगा। दिस इज नॉट फेयर। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इस तरह तो फिर अभी इंडिया में भी दुरुस्त। कॉकरोच जनता पार्टी वहां पे जो है एहतजाज करी, तो क्या पाकिस्तान भी इस हवाले से जो है इंडिया के खिलाफ कुछ भी कर सकता है कि उनसे तो अपने मामला हैंडल नहीं हो रहे? तो ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होता। ये अंधा कानून इस तरह से नहीं है। ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान का हक जिन रिवर्स के ऊपर है वो पाकिस्तान को ही 100% मिल सकते हैं। इंडिया उसको किसी भी तरह डाइवर्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि आप कैसे अपने मामलात को रिजॉल्व कर सकते हैं, इंडस कमिश्नर के जरिए, थर्ड पार्टी न्यूट्रल उसके एक्सपर्ट के जरिए या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जरिए। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 2 दफा फैसला दे चुका है पाकिस्तान के हक में। फिर इसके अलावा जो है आर्टिकल 3 के तहत और बाकी आर्टिकल्स में है जिसमें हमें टोटल राइट है वेस्टर्न रिवर्स पे, तो वो जी। पानी तो हमारा है। जहां तक बात है अपर राइपेरियन होने की, तो अभी चाइना ने भी पाकिस्तानी सेमिनार में ही ये मैसेज दिया है कि एक अपर राइपेरियन इंडिया के ऊपर बैठा हुआ है क्योंकि पानी आता है जी। हिमालय से, तो वहां से चाइना भी पानी रोक सकता है। तो फिर इंडिया इस ख्याली में ना बैठा रहे कि वो पाकिस्तान का पानी रोकेगा, तो उसके पानियों पे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। ये भी फरमा दीजिएगा कि पानी की वेपनाइजेशन के ऊपर भारत अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो इतना महीनों का टाइम सर्व किया और एक नैरेटिव बनाया और दुनिया को ये बताया कि भारत पानी को वेपनाइज कर रहा है, वो बयानिया भी भारत की इस नई डिक्लेरेशन के साथ
ख़त्म हो गया कि ये जो सिंध तास मुआहदा है ये अब डेड है, और भारत कहता है कि पाकिस्तान का बयानिया कि इंडिया वाटर को वेपनाइज कर रहा है वो भी इसके साथ ही ख़त्म हो गया। आप कैसे देखती हैं इस सिचुएशन को? ऐसा वो नरेटिव बिल्कुल डेड नहीं हुआ। देखिए, पाकिस्तान, ये दो जोहरी ममालिक के बीच में ट्रीटी है। जितना इस ट्रीटी के खत्म होने से एक तो जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, जो इंडिया करना चाह रहा है, वो पूरी दुनिया में एक जंग की जो है, मतलब आप ये साबित कर रहे हैं कि पानियों पे जंग जायज है और आप किसी भी लोअर राइपेरियन कंट्री का पानी रोक सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। तो ये दुनिया को सोचने की जरूरत है कि दो जोहरी ममालिक हैं, तो ये खतरा सिर्फ इधर जोहरी ममालिक तक नहीं रहेगा, ये फिर पूरी दुनिया तक फैलता है। तो एट द एंड ऑफ द डे सर्वाइवल के लिए फिर जो ममालिक के पास जो ऑप्शन रह जाते हैं, फिर पाकिस्तान को जाहिर है वो यूटिलाइज करने पड़ेंगे। डिप्लोमेसी हम कर रहे हैं, तो इंडिया अपनी तरफ से अगर ये ट्रीटी डेट कर रहे हैं, इसकी कानूनी तौर पे हैसियत मौजूद है और वर्ल्ड बैंक इसका जामिन है। पाकिस्तान हर तरीके का जो है वो मेजर लेगा कि इसकी कानूनी हैसियत कायम रह सके। लेकिन अगर इंडिया नहीं मानेगा तो हमारे पास भी लास्ट ऑप्शन क्या है? अभी हम डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान गवर्नमेंट को यही सजेशन जारी है मुख्तलिफ इदारों से जो हमारे पाकिस्तान में है कि आप चाइना, बांग्लादेश और लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिकली ब्लॉक्स में डिप्लोमेसी करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के डायनामिक्स ट्रीटी में एड्रेस नहीं है। तो उस हिसाब से भी क्लाइमेट चेंज की वजह से भी पाकिस्तान का पानी जो है वो मुतासर हो रहा है। तो इसीलिए फौरी तौर पे हम कैसे डिप्लोमेटिक प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी इंडिया नहीं मानता तो एट द एंड ऑफ द डे अपने सर्वाइवल के लिए एक मुल्क को जो करना चाहिए, पाकिस्तान के पास वो ऑप्शंस मौजूद हैं। भारत का ये कहना कि उसकी पानी की ज़रूरियात बदल गई हैं, और आपने अपने पिछले जवाब में ये इशारा भी किया कि पाकिस्तान को भी जो ये माहौलियाती तब्दीली है इसके बाद पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि वो नए सिरे से चीज़ों को देखे। और इस माहदे के अंदर एक शेक ये भी है कि अगर दोनों फरीक चाहें तो बैठ के इसके ऊपर रद्दो बदल कर सकते हैं। अकेला कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर बैठ जाएं तो इसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? क्या ज़रूरियात सिर्फ भारत की इतने अरसे में चेंज हुई है या पाकिस्तान को भी इसको देखने की ज़रूरत है और इसको दहशतगर्दी से जोड़ना और ये शर्त रखना कि दहशतगर्दी पहले ख़त्म करें और उसके बाद बात होगी? तो इसमें आपको भारत की नीयत में कोई फतूर नज़र आता है? देखिए, पाकिस्तान जहां तक बात है वो आर्टिकल 12 है इंडस वाटर ट्रीटी में, जो कहता है कि दोनों ममालिक आपस में बातचीत करके जो है वो देखें कि अगर नीड्स चेंज हो रही हैं तो इस ट्रीटी को किस तरह से इसके डायनामिक्स को रिवाइज किया जा सकता है। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज ने नीड्स जो है वो चेंज कर दी हैं, तो उसकी बेसिस पे रिवीजन की जा सकती है, करनी भी चाहिए। अगर आपस में बैठ के बातचीत हो सकती है। लेकिन जहां तक बात है टेररिज्म, तो दिस इज वाटर टेररिज्म दैट इंडिया इज डूइंग। दिस इज वाटर वेपनाइजेशन जो इंडिया कर रहा है। वाटर इससे बड़ा टेररिज्म क्या होता है कि आप 240 मिलियन के लोगों का, जिनका वो इन्हिसार है वो उन क्रॉप्स पे है, उन कास्ट पे है जो पानी के जरिए जो है एग्रीकल्चर ग्रो करता है और सारी इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है। तो आप उसका पानी रोकने की बात कर रहे हैं, तो आपसे बड़ी दहशतगर्दी तो फिर दुनिया में भी कोई और नहीं कर रहा है। क्योंकि इससे बड़ा क्या हो सकता है कि ऑलरेडी सैलाब आए हुए हैं, आप पानी छोड़ दें और इत्तला भी ना दें। कितने लोग वहां डूब जाते हैं, उनके घर डैमेज हो जाते हैं, फिर ऑलरेडी कहत साली चल रही हो और आप पानी रोक दें। सो दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म जो इंडिया कर रहा है। और इसके पीछे इल इंटेंशन ही है कि वो पाकिस्तान को एज अ नेबरिंग कंट्री वो इसको हर तरह से जो है इसके अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की प्रोग्रेस अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी डिप्लोमेसी है ना, कि वो हर तरह से पानी को रोकते हैं, फिर कोई इल्जामात लगा देते हैं, यानी वो मुफाहिमत को वो करना ही नहीं चाह रहे। तो ये उनकी इल इंटेंशंस नजर आ रही हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही हैं सारी। बतौर वाटर एक्सपर्ट आप कैसे देखती हैं कि ये जो मामला है ये किस तरफ जा रहा है? और भारत की हमें पता लग गया, आपने ख़ुद भी फरमा दिया कि नीयत के अंदर फतूर है, और इस तरह की बातें करना कि पाकिस्तान अपना पानी कैसे इस्तेमाल करे और पाकिस्तान के सूबों में लड़ाई है और ये अब डेड मुआहदा है, तो भारत और पाकिस्तान के ये पानी का मसला, पानी ज़िंदगी है, ये किस तरफ जा रहा है? हम क्या एक्सपेक्ट करें आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? देखिए, मुझे फिलहाल तो जाहिर है पहले किसी इतनी जंगें हुई पाकिस्तान इंडिया के बीच में, कभी ट्रीटी जो है वो इस तरह से सस्पेंड नहीं हुई। इसका मतलब है कि अभी जो
वहाँ की लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो चुकी है कि वो हर तरह का हरबा यूटिलाइज करना चाह रही है कि पाकिस्तान को किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट किया जा सकता है। जी तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंडिया जो है वो उनकी इंटेंशंस एक्सट्रीमिस्ट उस पे माइंडसेट पे जा रही हैं। तो ये एक चेंज आया मुझे जहां तक लगता है। अभी पाकिस्तान अगर ब्लॉक्स में डिप्लोमेसी करता है, अगर डिप्लोमेटिक प्रेशर थ्रू चाइना एंड अदर कंट्रीज बांग्लादेश साइड से और दुरुस्त। इम्पोज करता है, एग्जर्ट करता है, तो शायद इसमें कोई रास्ता निकल आए। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन उसके मुझे बहुत ज्यादा चांसेस नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये मसला है फौरी तौर पे हल करने वाला। अब देखिए अभी सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है और चनाब में सैलाब आया हुआ है, तो हमारा तो नुकसान हो रहा है। तो इस पे हम कोई आने वाले चंद सालों में इंतजार नहीं कर सकते, हमें फौरी कुछ मेजर्स लेने। हाँ, लेकिन अगर उस डिप्लोमेसी के बाद भी नहीं होता, जिसका मुझे चांस कम लग रहा है, तो फिर ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट या एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जिससे दुनिया को खतरा है, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को नहीं। तो वहां दुनिया को स्टेप इन करने की जरूरत है कि ये मसला कैसे हल किया जा सकता है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर ज़ैनब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की पानी के मसले के ऊपर। यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। जनरल साहब, आपसे शुरू करूँगा। 13वें दिन भी बड़ी शिद्दत से लड़ाई जारी है अमेरिका और ईरान के दरमियान। यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा जॉर्डन की मुवाफिक सल्ती एयरबेस का। इसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं IRGC वाले कि पहली दफ़ा जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, जो पहले कभी हिट नहीं हुआ और बहुत महंगा सिस्टम है, आप बेहतर जानते हैं, वो भी हिट हुआ है। उसके अलावा जो पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज़ हैं इनकी, वो भी हिट हुई हैं। तो ईरान जो है उसके अटैक्स भी लेयर्स में जारी हैं और कुछ ऐसा इक्विपमेंट और मिसाइल्स हैं जो ईरान अब शायद लेटर पार्ट के लिए संभाल के बैठा था, इस्तेमाल कर रहा है। और जिस सिस्टम का मैंने जिक्र किया, ये एंटी क्रूज मिसाइल सिस्टम है। सर, आप किस तरह देखते हैं इस जंग के मैग्नीट्यूड को? और दोनों ही बस करने का नाम नहीं ले रहे, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। हमने देखे एक पहला राउंड देखा जंग का, उसके बाद फिर MOU साइन हुआ पाकिस्तान की वसातत से, और अब दोबारा से जंग शुरू है। मेरे नज़दीक हम इन सारों को अगर एनालाइज करें तो जो पहला राउंड था उसमें जो ज़राए जंग अमेरिका ने इस्तेमाल किए वही अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। उन्हीं ज़राए जंग के साथ अमेरिका कुछ ऑब्जेक्टिव हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो मेरी असेसमेंट में मुमकिन नहीं हासिल करना। बिकॉज जो लास्ट राउंड था उसमें भी इन्हीं ज़राए के साथ अमेरिका वो अहदाफ हासिल नहीं कर सका जो अभी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जी, इस वक्त हमें पता है कि जो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसको खलवाना एक प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मैटर ऑफ ऑनर एंड प्रेस्टीज बन चुका है। ठीक है, एक सुपर पावर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खलवा नहीं पा रही। ठीक, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस वक्त तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो अपनी जगह पे है, बाबुल मंदब की क्लोजर की बातें भी हो रही हैं। हुतीज क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 2 जो सऊदी शिप्स हैं उनको स्ट्राइक किया और 3 को वापस जाने पे मजबूर किया। तो मेरे नज़दीक अभी भी जो ये राउंड भी चल रहा है, इसमें भी मैं देखता हूं कि ईरान का पलड़ा अभी तक भारी है, जो पिछले राउंड में भी रहा। और ये जो है नेगोशिएटेड जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ उसमें भी अपैरेंटली यही लग रहा था कि ईरान को सब कुछ मिल रहा है जो दे वर बाइंग फॉर। अभी भी अगर आप देखें कि
फर्स्ट टाइम अमेरिका के सोल्जर्स की डेथ हुई है बिल्कुल। और जॉर्डन में उन्होंने अटैक्स किए हैं। इसके अलावा जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अरब वर्ल्ड के, उनके ऊपर भी उन्होंने बेसिस को बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट किया है। तो जो मुझे परेशानी नजर आ रही है या जल्दी नजर आ रही है, हेस्ट नजर आ रही है, जी या इसको क्लोज करने की जो कंसर्न नजर आ रहा है, अमेरिका के एंड पे नजर आ रहा है, ईरान के एंड पे नहीं नजर आ रहा। ठीक। वो जिस तरीके से पिछला राउंड था, अपनी सेल्फ एश्योरेंस के साथ, अपने प्लान के तहत वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। अमेरिका जो है उसने इस राउंड में फोकस किया है उन रीजन्स के ऊपर, उन इलाकों पे जो कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर है। ठीक। उन इलाकों को उसने डिग्रेड करने की कोशिश की है, वहाँ पे ब्रिजेस उड़ाए हैं, वहाँ पे मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है उनको स्ट्राइक किया है। लेकिन यह है कि उसके बावजूद ईरान ने अभी तक कोई लेट ऑफ नहीं दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर उसे कोई परेशानी हो ठीक। या उसे कोई जल्दी हो कि जी वो खोलने की जल्दी में है। सो मेरे नज़दीक अमेरिका जो है वो कंटिन्यूसली दे आर गोइंग डीप इनटू दिस ट्रबल। ठीक। और अब तो अमेरिका में भी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, जी बहुत सारी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। सो जी दे आर नॉट मेकिंग एनी हेडवे। लगता ये है कि अल्टीमेटली बातचीत आनी है नेगोशिएशंस के ऊपर और एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट के ऊपर। ठीक है। और दिन ब दिन जो ईरान की पोजीशन है वो मेरी असेसमेंट में मजबूत हो रही है नेगोशिएटिंग टेबल के लिए। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मियां साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमा दीजिएगा कि मार्को रूबियो बड़े अरसे के बाद थोड़ा एक्टिवेटेड नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। उन्होंने कहा कि ईरान मरा जा रहा है सुलह करने के लिए और जंग बंदी के लिए। जनरल साहब के कमेंट्स भी आपने सुने, आपकी भी राय चाहूँगा। बाबुल मंदब पे भी KSA को बड़ा प्रेशराइज़ किया जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बात की, रीट्रेट किया पाकिस्तान का रिजॉल्व एज़ फार एज़ दैट डिफेंस डील इज़ कंसर्न, और बड़ी स्टर्न और स्टिफ किस्म की स्टेटमेंट भी दी हूसियों को। कैसे देख रहे हैं इस थिएटर के इस एक्सटेंशन को और मार्को रूबियो साहब की स्टेटमेंट को? इस पर प्लीज़ कमेंट कर दें। बेसिकली जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि जी इस वादिया नजर में तो ये लग रहा है कि ये सुप्रीम पोजीशन में आ गया है अमेरिका जी। और अब फिर जिक्र जो आपने कहा वाइस प्रेसिडेंट का, ये तो रिक्रिएट कर रहे हैं अपने प्रेसिडेंट की प्रीवियस स्टेटमेंट्स को जी। जो जिसमें उन्होंने बाहर कहा है कि ये ईरान है ना इसके लिए तड़प रहा है जी। कि ये सुलह कर लें, कोई चुप ले लें और ना वक्फा डाल दें, स्ट्रेटेजिक हो या लॉन्गर हो, बल्कि वो तो लॉन्गर और ना परमानेंट है ना सीज फायर की बातें करते हैं ताकि आगे भी कोई अटैक ना हो, आगे उनके खिलाफ कोई सैंक्शन ना लगे, इस तरह की बातें। लेकिन जो मुझे लगता है सफारती ना सतह पे अगरचे ये बाबुल मंदर के बाद आपने हुर्मुज़ पे जो कुछ हो रहा है, ये तो इसके हैवी कॉस्ट तो आलमी सतह पे हर मुल्क के लिए अमेरिका की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है जी। लेकिन वो कॉस्ट अमेरिका के लिए अभी भी अफोर्डेबल है। ठीक। और ये कॉस्ट है ना ईरान की भी बढ़ रही है। ईरान की जो इस वक्त रिजॉल्व है या रेजिलियंस है जी। वो ये शो करती है कि उसमें भी अभी तक कैपेसिटी है इसको बियर करने और इसको सस्टेन करने की। ठीक। अब ना हमें पता है स्टॉक प्राइस उसके कितने हैं, नाम है हमें अमेरिका का तो पता है कि उसके पास हैं और वो सोल सुपर पावर अभी भी है आर्मी सेंस में। ठीक। तो इधर हमें नहीं पता कि कब तक ये अपना रिजॉल्व रखेंगे या रख सकते हैं। ठीक। सफारती सतह पे आपने बात की उसकी ना मार्को हमारे रूबियो प्राइम जी। मिनिस्टर ने जी बिल्कुल जी, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जी जी। और हो रहा है वो एक तरह की हमने वार्निंग दी है ईरान को भी और हुथियों को भी। ठीक। मेरे ख्याल के जी ये हमारे कुछ हैं जो क्लोज टू या नियर टू हमारे है ना लाइन ऑफ एक्शन हो सकते और उसमें MOU भी है। अब वो उसके बाद होता क्या है ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा जी। मुझे ये लगता है कि जी इससे जो ईरान की साइड पे कुछ ना उनकी
IRGC और उनका पास दौरान वो पॉलिटिकल साइड की बातचीत या उनसे हार्मोनाइज अपने एक्शन नहीं कर रहे, ठीक, उसमें कुछ ना प्रॉब्लम है, जिसकी बिना पे शिद्दत है उनके ना जज्बात में, उनके ना इरादों में, और इसका मेरे ख्याल में नुकसान ईरान को होगा और ईरान हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। जी और इसका ना हमें निशानात भी नजर आने शुरू हो गए हैं जी और दूसरे मुल्क के रिएक्शन भी हैं, क्योंकि अमेरिका के बाद अगर कोई दूसरी कुव्वतें काउंट करती हैं इस खत्ते में, वो रशिया है, जी चाइना है और ना इंडिया है, और फिर अगर खलीज की साइड पे देखें तो उसमें सऊदी अरेबिया है। जी और इन मुल्कों में ताकत है कि जो भी सफरिंग इस वक्त आलमी सतह पे इस मसले पे आ रही है, बोझ पड़ रहा है, जी ये जी, बर्दाश्त कर लेंगी। ठीक है लेकिन ईरान की हालत इस वक्त इकोनॉमिक की मैं बात कर रहा हूँ, जी और ईरान में वो भी कमजोरी भी समझता हूँ क्योंकि वो IRGC क्यों इतना सख्त है, ठीक, क्योंकि वो नहीं चाहते कि काम की ये ना खबरें और नारे बजे थे जी जी फ्यूनरल के दौरान, जी बैटल क्राई जिसको बोलते हैं, जी उससे पता चलता है कि उनकी जो अक्सरियत उनके साथ है, जी वो चाहती है कि सुलह ना की जाए, बिल्कुल बल्कि बताया जाए कि नया हथियार हमारे हाथ में आ गया है, इस पे हम कंट्रोल रखेंगे जी और इस कंट्रोल को से स्किलफुल लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ऑन द टेबल, बिल्कुल और ठीक, उसकी बिना पे हम अपनी फौकियत रखेंगे इसका खित्ते में, और फिर ही हम मजबूत सतून के तौर पे, पिलर के तौर पे उभरे। बिल्कुल आप इसमें काफी हद तक जी है। और दूसरी तरफ ये फिर इनडायरेक्टली जी उनके लिए भी रिबफ है जो वहां उनकी अपोजिशन है। आप ठीक, है ना जंग से 5-6 महीने पहले की बात सुन लें, जब लोग है ना स्ट्रीट्स पे आ गए बिल्कुल जी और वो रिएक्ट कर रहे, जी बिल्कुल आप फिर ये भी आवाम देख रहे का हैं कि जी जी मियां साहब मैं आपके पास वापस आऊंगा बिल्कुल सेकंड दे जी ठीक, ये भी देख लें कि ईरान में जो उनका ना लिबास का ना का वो जो ड्रेस कोड है उसकी कितनी वायलेशन हो रही है। जी अगरचे IRCC ने निकाब के ऊपर अपना एक और फतवा दिया है, जी लेकिन है ना उस पर अमल नहीं हो रहा, और ये एक्शन इस वजह से नहीं ले रहे कि कहीं और है ना वो टूट फूट ना हो जाए जी जो बिल्कुल इनकी यूनिफॉर्म सामने उभर के आई। ठीक, ये एक फैक्टर्स की बिना पे इनका सख्त होता जा रहा है रवैया, जी लेकिन ये सिफारशी सतह पे अच्छा नहीं समझा जा रहा, ठीक है इनको इसका एहसास। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। मुनव्वर हसन साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमा दीजिएगा कि US कांग्रेस ने एक बिल पास किया है, बजट को बहुत ज़्यादा उसके अंदर बढ़ाने की तजवीज़ है, $1.15 ट्रिलियन, और साथ ही एक बड़ी और अहम चीज़ है कि US डिफेंस फोर्सेस का इज़राइली डिफेंस फोर्सेस के साथ इंज़माम कर दिया जाए, और उसके बाद इसको कांग्रेस के अंदर 116 वोटों से कामयाबी भी मिली, 112 वोट इसके ख़िलाफ़ पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने और टॉमस मैसी ने, दोनों ने इसको बड़े आड़े हाथों लिया और कहा कि ये इज़राइल का एजेंडा जो है वो इसमें आगे आएगा और नेतन्याहू की सारी जो पॉलिसी है वो चलेगी और अमेरिका का इसमें नुकसान है। एक तो इस तरफ इशारा करें, ये कितना अहम या गैर अहम है, कितना ख़तरनाक है। दूसरा, ईरान की कैपेसिटी है क्या? हम जैसे आप गुफ्तगू सुन रहे हैं,
ईरान तो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और अपनी कैपेसिटी भी शो कर रहा है, रेजिलियंस भी शो कर रहा है। जाहिर है उसके अपने अंदर इख्तलाफात हो सकते हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन इस पर कमेंट करें कि एक तरफ ये बिल पास हो रहा है, अब सेनेट से इसने अप्रूव होना है, कैसे देखते हैं हो जाएगा सेनेट से अप्रूव? तो अगर ये इंजमाम हो गया दोनों फोर्सेस का तो क्या ट्रांसलेट करेंगे हम इसको, और ईरान की कैपेसिटी क्या है? इन दोनों चीज़ों पे बात करें प्लीज़। फराज साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, जनरल साहब को और मियाँ साहब को, आपकी टीम को, देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। देखें, जनरल साहब ने एक अच्छा जुमला फरमाया। उन्होंने कहा ऐसा क्या है अमेरिकन स्ट्रेटजी के अंदर बजट 1.5 के बजाय $2 ट्रिलियन कर दें। जी, क्वेश्चन ये है कि वॉर के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक, स्ट्रैटेजी में कोई तब्दीली नहीं है। अगर पहली आपकी 40 दिनों की जो वॉर स्ट्रैटेजी है वो विनिंग स्ट्रैटेजी साबित नहीं हुई, 2 महीने 3 हफ्ते ब्लॉकेड आपने रखा नेवल, वो विनिंग स्ट्रैटेजी साबित नहीं हुआ जी, और साथ में आप इम्यूनेशन डिप्लीशन का इस वक्त शिकार हैं जी, और आप 25 इंटरसेप्टर्स महीने में प्रोड्यूस कर सकते हैं और ईरान 100 बैलिस्टिक मिसाइल महीने में प्रोड्यूस करता है। जी, तो जो डिमांड है उससे कम, बहुत ज़्यादा कम सप्लाईज इस वक्त आपके पास मौजूद हैं। लॉजिस्टिक्स का हाल ये है कि आप अपने सेंसिटिव एसेट्स को छुपाते फिर रहे हैं। आप जॉर्डन ले गए, आप सीरिया ले गए, ईरान ने वहाँ पे अटैक किया, आपने वहाँ से शिफ्ट करके सऊदी अरब ले गए, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे जो कि मक्का से 70 किलोमीटर दूर है, ताकि वहाँ पे उसे बचाया जा सके। लेकिन वहाँ पे भी वो महफूज नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से इस वक्त रेड सी को भी ब्लॉक किया जा रहा है ताकि अमेरिकन इस स्ट्रेटजी को भी सफोकेट किया जाए। तो मामला ये है कि जो मागा है प्लस जो डेमोक्रेट्स हैं और कुछ रिपब्लिकन्स हैं, वो ये समझते हैं कि ये नाकामी है अमेरिका की। 90% इजरायली समझते हैं इजराइल जंग हार गया, 82% अमेरिकन समझते हैं कि अमेरिका ईरान के मुकाबले में जंग हार चुका है। अब तो अमेरिका में एक नई आवाज़ उठ रही है कि जनाब भागना काम भी वरेआम का है, तो लिहाजा एग्रीमेंट होता है या नहीं होता, यहाँ से निकलें। और जितना अमेरिका जल्दी निकलेगा उतनी अपनी एनर्जी को सेव करेगा, क्योंकि अमेरिका की जो अपनी स्ट्रैटेजी है सिक्योरिटी की दिसंबर 2025 की, उसके मुताबिक उसने वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे फोकस करना है। और अमेरिका को ये समझना होगा कि वी आर लिविंग इन अ मल्टी सिविलाइजेशनल वर्ल्ड, वी आर नॉट लिविंग इन अ फ्यूजन ऑफ सिविलाइजेशंस। इस वक्त बाकी सिविलाइजेशंस जो हैं वो ईरान के बैक के ऊपर खड़ी हैं। वियतनाम में अमेरिका को इसलिए पछाड़ा गया था बिकॉज सोवियत और चाइनीज़ पीछे थे। अफगानिस्तान में सोवियत इसलिए पछाड़ा गया था कि पीछे पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और साथ में अमेरिका खड़ा था। तो इस वक्त 2 मेजर पावर्स ईरान के बैक पे खड़े हैं। एम्यूनेशन का आपका सीरियस प्रॉब्लम है, स्ट्रेटजी आपकी इफेक्टिव नहीं है। और फिर ईरान की स्ट्रेटजी देखिए ना, वो इस वक्त अमेरिका की आंख फोड़ रहा है। अमेरिका के सेंसिटिव रिडार सिस्टम, अमेरिका के इंटरसेप्टर्स, अमेरिका के डेटा चुन चुन के तबाह कर रहा है। और उसके बाद वॉर की विनिंग की, विक्ट्री की क्रेडिबिलिटी या कैपेबिलिटीज बनाती है मोबिलाइजेशन। जनरल साहब बैठे हैं, वो इस पे बात करेंगे। जितनी फास्ट मोबिलाइजेशन होगी आपकी, उतना आपको ये गारंटी करती है आपकी वॉर विक्ट्री की और इफेक्टिवनेस की। और जितने भी ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं, टैंकर्स हैं, अब ईरान उसे भी निशाना बना रहा है। तो इस आंख फोड़ने के बाद ईरान अब इजराइल की तरफ जाएगा। मैं आपको पहले से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। और आज इलात वगैरह बाकी के जो बंकर्स हैं इजराइलियों ने वो खोल दी। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ईरान को पॉलिसी ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन की ज़रूरत है। अमेरिका इजराइल अलग चीज़ हैं, जीसीसी ममालिक अलग चीज़ हैं। और रैशनैलिटी और प्रैग्मेटिज्म डिमांड करती है कि जो अमेरिकन अलाइज हैं इन द रीजन, उनके साथ आप इस तरह का ताल्लुक या नई पॉलिसी रखें जिसमें कम अज़ कम उनको न्यूट्रलाइज कर सकें। बिकॉज अमेरिका के जो इत्तेहादी यूरोपियन हैं वो अमेरिका की साइड पे आने को तैयार नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं यूक्रेन वॉर के ऊपर जी। और लास्ट पॉइंट में ये भी कहना चाहूँगा कि दुनिया में मुझे 4 किस्मों की आग नज़र आ रही है 4 जगहों पे, जो कि ग्लोबल वॉर के लिए काफ़ी है। एक आग आपकी गजा और लेबनान पे है, दूसरी आग ईरान पे है, तीसरी आपकी यूक्रेन पे है और चौथी चिंगारी जो है वो ताइवान है। और सिंस अमेरिका के पास अपने डिफेंस के लिए एम्यूनेशन नहीं है और अगर ताइवान का बॉर्डर खुल जाता है जी, तो फिर क्या बनेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ईरान की इस वक्त स्ट्रेटजी इफेक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन जीसीसी ममालिक के साथ पॉलिसी को रिविजिट करने की ज़रूरत है। और अमेरिका के हक में बेहतर यह है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके
यहाँ से निकले। अब देखना यह है कि इराकी प्राइम मिनिस्टर को क्या मैसेज देकर ईरान भेजा गया है। आपका पॉइंट आ गया, बड़ी अहम तरफ इशारा किया जनरल साहब। सबसे अहम बात यह है कि अगर अब तक स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हुई तो इतने तवातर के साथ हमले करके इन टाइम्स वेयर द स्टॉक पाइलिंग ऑफ मैनी वेपन्स आर डिप्लीटिंग, अमेरिका क्या साबित करना चाहता है, अचीव क्या करना चाहता है, इसके ऊपर एक शॉर्ट कमेंट कर दें, फिर टॉपिक चेंज करूंगा और आपके लिए एक और सवाल तीनों हजरात के लिए लेके आऊँगा रिलेटेड टू अफगानिस्तान। वेरी शॉर्टली मैं कहूंगा कि कभी कभी आप जो है ना यू आर कॉट बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐसी जंग का आगाज किया जो किसी लिहाज से भी ना थिंकेबल थी ना जस्टिफाइबल थी। ठीक, वो तो उन्होंने कर दिया। अब उनके लिए चैलेंज ये बना हुआ है कि एक तो ये कि उससे निकला कैसे जाए जी, और दूसरा ये कि निकलते हुए कैसे ये नोशन ऑफ विक्ट्री दी जाए कि ये वो वजह थी जिसके लिए मैं गया और ये कुछ मैंने हासिल किया है। ठीक, दिन ब दिन वो और दसते जा रहे हैं इस पेट में। जी, पहले अगर उनका हमारा ख्याल था कि न्यूक्लियर के ऊपर ही विल सीक विक्ट्री ट्रॉफी ऑफ वॉर, कि न्यूक्लियर डील ले लें, तो वो कहेंगे इस वजह से हम गए थे, वो भी नहीं हो सका। और अब उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में। जी, अब उनको जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं इंटरनेशनली और लोकली, उसमें ना वो निकल पा रहे हैं ना वो उगल पा रहे हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि अमेरिका जो है वो इन मीन्स जो अभी तक उन्होंने ज़राए इस्तेमाल किए हैं इनके साथ जंग नहीं जीत सकता। अगर कुछ और ले आए तो वो बात की बात है, लेकिन मौजूदा ज़राए जंग के साथ इट अमाउंट्स टू रीइंफोर्सिंग अ फेलियर। जो वो फेल हुए थे 40 डेज में, उसको दोबारा से रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया। मैं मियाँ साहब की तरफ चलूँगा और जनरल साहब आपकी तरफ वापस भी आऊँगा इस सवाल के लिए। टीटीपी का जहाद का बयानिया एक नज़रियाती हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। उलमा ने इसके ख़िलाफ़ फतवा दे दिया है। ये जंग जो एक तरफ से टीटीपी मुसल्लत कर रहा है या ये दहशत गर्दी मुसल्लत कर रहा है पाकिस्तान पे, उसका अब जो लास्ट स्ट्रॉ था वो भी उनसे छिनता नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बेसिकली मैं नहीं समझता कि ये फतवे जो जारी हुए हैं उनका उन पे कोई असर होगा जी, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना इशू है, जिसके हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं और कुछ है ना एथनिक है ना नेटवर्किंग भी है जो इस टीटीपी ने खासे मजबूत की हुई है। जी, जब तक है ना और हम किनेटिक फोर्सेस से भी खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप एरियल स्ट्राइक करते हैं, उससे टीटीपी एलिमेंट्स या बीएलए एलिमेंट्स खत्म मर जाते हैं, जी, मार दिए जाते हैं, जी, और कुछ है ना जो होती हैं वो बम्ड हो जाती हैं। लेकिन ये टीटीपी खास तौर पे जब तक इसकी सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर है, आप उधर से लोगों को अपने साथ नहीं मिलाएंगे तो वो ये बात नहीं बनेगी। अब ये कहना कि फतवा इशू हो गया तो फतवे की वजह से इनका असर खत्म हो जाएगा, लोग इनसे डाइवर्ट हो जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये पहले भी हमने इस तरह के फतवे देखे हैं। मैंने तो उसका भी फतवा कंधार के ना जो इनके तालिबान के लीडर हैं उन्होंने भी एक फतवा दिया था। जी, ये सारी और हमें बताया जाता है कि उनका कहा हुआ हर एक बात हर एक के इनकम्बेंट होता, वो तो हमें नजर नहीं आया, वो तो साल से ज्यादा अर्सा हो गया है कि वो हुआ था। तो ये सारी बातें एक जो है ना टेक्टिकल किस्म की हैं और ये भी इन्होंने स्लोगन के तौर पे अपनाई हुई हैं। इनको दिया जाएगा कि ये इनको हमने किसी तरीके से मौलवियों से ये फतवा ले लिया गया। अब ना मौलवियों का उतना असर है कल्चर पे और लोगों पे, ना दूसरी साइड पे, क्योंकि वो भी उनके इसमें मनी मैटर्स भी हैं, इसमें ड्रग्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें पर्सनल इंटरेस्ट हैं और इसमें एनिमिटीज भी बहुत इन्वॉल्व हो गई हैं जो ट्राइबल कल्चर के साथ मुंसलिक होती हैं। और उस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि इससे आप ये नहीं सोच सकते कि एक फतवे की वजह से वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। इसको हर फ्रंट पे आपको इनके साथ फाइट करना होगा और लोकल लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, मुल्लाओं की है ना सबसे भी देखना पड़ेगा और कॉमन लोगों को और ना ये जो ट्राइबल एल्डर्स होते हैं उनसे भी परे नौजवानों को, और उनको फिर
आप जो है ना अपने साथ मिलाने के लिए जॉब देनी पड़ेगी, ठीक, डेवलपमेंट और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देनी पड़ेगी, वट एवर डेवलपमेंट यू डू। बिल्कुल और ठीक। वो वहाँ हमारी आर्मी बहुत कुछ कर रही है, और वो ना लोग उसको समझते हैं कि शायद नैरेटिव है, जी। लेकिन मैं वहाँ उस जगह पे गया हुआ बिल्कुल हुई हूँ ठीक, केपीके में, ट्राइबल एरिया में कुछ एरिया में मैं गया था। ठीक है, बहुत कुछ कर रही है ठीक, वो अप्रिशिएट करना आहिस्ता आहिस्ता लोग कर रहे हैं, लेकिन एकदम असर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा फैक्टर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और है ना इसमें हिस्ट्री भी है, ब्लड फ्यूड भी है, बिल्कुल, फिर बिल्कुल, पास्ट मिस्टेक्स भी हैं, जी, और हमारे गैप्स हैं अपनी policy में, ठीक, अफगान रिलेटेड अफगान इसमें है, और फॉरेन एलिमेंट्स हैं, नेटवर्किंग है, ऑल ठीक, दीज थिंग्स। बिल्कुल इसलिए ठीक। फतवे पे कोई सर आपका पॉइंट आ गया। मुनव्वर साहब, यही सवाल आपकी तरफ लेके आऊँगा और इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगा। टीटीपी का जो मजहबी बयानिया है वो नौजवानों को इंतहा पसंदी के ऊपर तरगीब भी देता है, मोटिवेट करता है, और इसका कोई मौसर और फ़िक्री जो और दीनी हवाले से भी कोई जवाब होना चाहिए। वो क्या जवाब होना चाहिए? फतवे का तो हमने ज़िक्र कर दिया कि दे दिया उलमाए दीन ने, और उसका एक हद तक असर हो सकता है। फिर आपने एम्बेसडर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखें, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की वॉर है। जी, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज को उठाया जा रहा है, मजहब को उठाया जा रहा है, जी, इथनिसिटी को उठाया जा रहा है, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को उठाया जा रहा है, पॉलिटिकल डायमेंशन है इसका, इसके बहुत सारे डायमेंशन है, वेरी कॉम्प्लेक्स इट इज़। जी, लेकिन इसको आप ब्रॉडर पिक्चर से अलहदा करके देख नहीं सकते। ठीक, जो बैनुल अक़वामी सतह पे सियासत हो रही है, जो खित्ते की सतह पे पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ पे उसी का ये तसलसल आपको नज़र आ रहा है। आपको मालूम है कि कौन से वो ममालिक हैं जिनको क्या सूट करता है, कौन से वो ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान डिस्टेबलाइज सूट करता है, और इसमें बदकिस्मती से हमारे कुछ अरब ममालिक भी शामिल हैं। तो लिहाजा ये एक लंबी जंग है, और पाकिस्तान ने इसको इफेक्टिवली डील किया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वो कर रहे हैं, बयानिया की जंग भी काफ़ी मुअस्सर और तकड़े किस्म की नज़र आ रही है। जी, लेकिन जो सियासी फ्रंट है वहाँ पे मज़ीद हमें काम करने की ज़रूरत है। उस फ्रंट पे मुझे ज़्यादा हलचल इस वक्त नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता बायलैटरल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी हमारी एफर्ट्स जारी और सारी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को भी तब्दील करना होगा, मामूली सी। जहाँ पे जो रशियन मॉडल है जो इस वक्त वो अप्लाई कर रहे हैं अफगानिस्तान में, जी, उसको ज़रा स्टडी करने की ज़रूरत है बिल्कुल ठीक, कि उसके क्या कोई पॉजिटिव इफेक्ट रशियंस के लिए आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं तो अगर पाकिस्तान उसे इस्तेमाल करे इस सारे ज़मीन के अंदर, तो क्या पाकिस्तान को कामयाबी हासिल होगी। साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं जी, कि उनको ये लगता है कि ईरान की जो मुअस्सर जंग लड़ने का जो इस वक्त उनका जो अंदाज है, जी, उसमें ये समझा जाता है कि इसमें पाकिस्तान का भी किरदार है। ठीक, साथ में आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान पे ये इल्ज़ामात भी लगते रहे कि पाकिस्तान ने इजराइल और अमेरिका के अंदर दूरियां पैदा की हैं। तो ये जो फ्रंट है इसको गर्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक, तो इसको हम मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के साथ डील कर सकते हैं। उलमा ने अपना काम कर दिया, ठीक, अब सियासतदानों की बारी है, और साथ में रीजनल, बायलैटरल, इंटरनेशनल फोरम्स, सब पे हमें हिट करने की जरूरत है। और जो एक रैपिड एक्शन फोर्स बनी थी, याद रखें, जी, वो ज्यादा मौसर साबित होगी, जो कि रशिया ने बेलारूस और सेंट्रल एशिया के साथ मिलकर बनाई हुई है। जी, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान ने भी इसके ऊपर काम किया था। अगर ये सारे ममालिक मिलके ये काम करें तो मैं समझता हूँ कि ये मसला आसानी से टैकल होगा। बिकॉज अफगानिस्तान में कोई अफगानिस्तान या ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये वाहिद नहीं है, अलहदा नहीं है, अकेली नहीं है। इनके पीछे इजराइल भी है और इंडिया भी है, जी, और कहीं और से भी इनकी डोरियां हिलती हैं। लेकिन चूंकि आजकल उनके बारे में हमारी अच्छी अच्छी खबरें हम दे रहे हैं, तो लिहाजा उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। जी, बड़ा आपने कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया और बड़े अहम इशारे भी किए। जनरल साहब, क्लोजिंग करूंगा आपके कमेंट के बाद। ये नौजवान जो हैं उनको ईंधन के तौर पे इस आग में झोंका जा रहा है। आपने बाकी पार्टिसिपेंट्स की गुफ्तगू भी सुनी, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दे दें इस पर। मैं समझता हूँ कि अभी जो टेररिज्म हो रहा है इसके पीछे आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स से ज्यादा जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। जी, आइडियोलॉजी तो तब थी जब ये जहाद हो रहा था, लेट से सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। अगर ये जहाज हो रहा था एक्सटर्नल फोर्सेस के अगेंस्ट, जब वहाँ पे यहाँ पे अमेरिका मौजूद था।
अब उस तरह की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, एक नेबर है जिसने हर लिहाज से अफगानिस्तान को लुक आफ्टर किया है। सो हमें देखना होगा जियोपॉलिटिकल प्रिज्म से। एक ठीक है तरफ सी पैक है जिसके पुल्स एंड पुशेस हैं। जी, देयर आर फोर्सेस जो नहीं चाहती कि सी पैक बने। ठीक, दूसरा ये है कि इंडिया को हमने चेकमेट किया कन्वेंशनल डोमेन में मई 25 में। जी, वो जो है वो अनकन्वेंशनल डोमेन को अपस्केल कर रहा है। बिल्कुल, तीसरा जो है वो ईरान में जंग जारी है, हमारे अफगानिस्तान के साथ भी तल्लुकात कशीदा है। जी, तो हमें उस प्रिज्म से देखना होगा। आइडियोलॉजिकल डोमेन में मैं नहीं समझता कि जहाद की इस वक्त कोई जस्टिफिकेशन है बिल्कुल ठीक, और कुछ साउंड जस्टिफिकेशन है। इसी वजह से आपने जिस तरह जिक्र किया कि उलमा ने इसके ऊपर फतवा दिया और उसका कोई जवाब नहीं बनता। जी, बिल्कुल जनरल साहब, आपका पॉइंट आ गया। बड़ी मुफस्सल तरीके से तीनों पार्टिसिपेंट्स ने इसके ऊपर गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त हो गया। अगर पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनना है तो पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल जिनको हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस किया उनके ऊपर कुछ ना कुछ बेहतरी दिखानी होगी, चीज़ों को ठीक करना होगा। हमारे हमसायगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनती हैं। रीजन में भी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को अंडू करने के लिए तैयार रहती हैं। कुछ चीज़ों का नाम ले सकते हैं और कुछ चीज़ों का नाम खुल के नहीं ले सकते, लेकिन मौजूद वो ज़रूर हैं। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। कल आपकी खिदमत फिर हाज़िर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।